आज के इस तारीखी एक्सप्लेनर में खुशामदीद। चलिए सीधा 1901 के एक बेहद ड्रामाई मंजर की तरफ चलते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, इस्तंबुल का शाही महल है और एक इंतहाई बावकार उम्र रसीदा सुल्तान बिल्कुल खामोशी से खड़ा यूरोप का नक्शा देख रहा है। उनके चारों तरफ ब्रितानिया, फ्रांस और रूस जैसी बड़ी ताकतें साजिशों के जाल बुन रही हैं। इन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी न किसी तरह खिलाफत उस्मानिया का खात्मा करना। लेकिन पता है इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? इस शदीद आलमी दबाव के बावजूद ये शख्स बिल्कुल तन्हा एक चट्टान की तरह डटा हुआ था। तो चलिए इसकी थोड़ी गहराई में जाते हैं। उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जो आज भी गूंजती है, मैं फ़लस्तीन का 1 इंच भी नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये ज़मीन मेरी नहीं, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ज़रा सोचिए इस बात की शिद्दत को। जब पूरी दुनिया इस अजीम सल्तनत के टुकड़े करने के मंसूबे बना रही थी, तब उस एक अकेले इंसान ने ये तारीखी अल्फाज कहे। इनका पैगाम बिल्कुल साफ था कि खिलाफत की ज़मीन किसी बादशाह की ज़ाती जागीर बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो पूरी उम्मत की अमानत है। ये वाकई किसी भी हुक्मरान के लिए तारीख की सबसे बड़ी आजमाइश थी। पहला हिस्सा, साजिशों के घेरे में एक सुल्तान। अब अगर हम 19वीं सदी के आखिर की बात करें तो हालात वाकई बहुत ख़राब थे, हमारी आम समझ से भी ज़्यादा। मुस्लिम दुनिया एक शदीद बहरान से गुजर रही थी। एक तरफ सियासत दम तोड़ रही थी तो दूसरी तरफ अंदरूनी बगावतें थीं, और इन सब पर तुर्रा ये कि दुश्मन ताकतें यानी आलम इस्तेमार अपना शिकंजा कसता जा रहा था। बल्कान के इलाकों में हलचल थी, अरब खित्तों में बेचैनी थी, और इस अजीम सल्तनत पर मुसलसल एक खौफनाक दबाव था। अब यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन बात है। इस हुक्मरान और इसकी सल्तनत को देखने के 2 बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये थे। मगरबी ताकतें, वो तो इस मकरूज और कमज़ोर होती सल्तनत को मजाक में यूरोप का बीमार आदमी कहती थीं, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया का नज़रिया बिल्कुल अलग था। वो इसी खामोश, ज़हीन और इंतहाई मोहताज सुल्तान को इस्लाम का आखिरी अजीम मुहाफिज मानती थीं। ये दोहरा मेयार ना, ये खुद बताता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद आलमी सियासत में कितनी अहमियत रखते थे। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो 1842 में एक ऐसा शहजादा पैदा हुआ जिसकी आदत थी कि वो बोलता कम था और मुशाहिदा ज़्यादा करता था। फिर 1876 आता है, एक संगीन सियासी बहरान। जब उन्हें तख्त पर बिठाया गया तो खजाने बिल्कुल खाली थे, और 1877 तक रूस ने जंग की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन अपनी जवानी में यूरोप के सफ़र के दौरान सुल्तान ने उनकी तेज़ी से बढ़ती सनत और चालाक सिफारतकारी को बहुत करीब से देख लिया था। वो समझ चुके थे कि भाई अब जंगें सिर्फ मैदान में तलवारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि अब ये मईशत, दिमागों और खुफिया साजिशों के मैदान में होती हैं। दूसरा हिस्सा, इस्लामी इत्तेहाद की हिकमत अमली। खैर, इस शदीद दबाव और कर्जों के बोझ के सामने सुल्तान ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बेमिसाल जवाबी हिकमत अमली बनाई। यूरोपियन बैंक्स उस्मानी मईशत को निगलना चाहते थे, लेकिन सुल्तान ने एक बहुत बड़ी सोच यानी इत्तेहाद उम्मत या पैन इस्लामिक विजन के जरिए उन्हें काउंटर किया। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने कॉलोनियल ताकतों की वाकई नींदें उड़ा दी। और इससे ये बात बेहतरीन अंदाज में वाज़े होती है कि उनका पैगाम कितना वसी था। सुल्तान ने हिंदुस्तान, शाम, अफ्रीका और वस्ती एशिया तक दुनिया भर के मुसलमानों को एक पैगाम भेजा। पैगाम क्या था? कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं। और देखें, ये कोई सिर्फ जज्बाती नारा नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर मुनज़्ज़म सफारती मुहिम थी, ताकि इन तमाम बैरूनी ख़तरात का मुकाबला करने के लिए आलमी सतह पर मुसलमानों को खिलाफत के साथ जोड़ा जा सके। तीसरा हिस्सा, हिजाज रेलवे का अजीम मंसूबा। अब इस इस्लामी इत्तेहाद की सोच को एक अमली और ठोस शक्ल देने के लिए सुल्तान ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जो उनकी तारीख के सबसे बड़े मंसूबों में से एक था। मशहूर ज़माना हिजाज रेलवे। इसका मकसद इस्तंबुल को सीधा मदीना मुनव्वरा से जोड़ना था, और सच पूछिए तो ये सिर्फ एक ट्रेन चलाने का ख्वाब नहीं था, ये मुसलमानों के आपस में जुड़ने की सबसे बड़ी और ताकतवर अलामत थी। इस रेलवे लाइन के असरात वाकई दंग कर देने वाले थे। पहली बात, इसने हुज्जाज के लिए मुक़द्दस सफ़र को बेहद आसान बना दिया। दूसरा, इससे फ़ौजी नकलो हमल बहुत बेहतर हो गई। और तीसरा, अरब इलाकों में खिलाफत का असर व रसूख पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये कि इसकी फंडिंग किसी एक ख़जाने से नहीं हुई थी। हिंदुस्तान के मुसलमान, मिस्र के उलमा और शाम के ताजरों ने इसमें अपना हिस्सा डाला। इस ग्लोबल फाइनेंशियल पार्टनरशिप ने सच में मगरबी ताकतों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि मुसलमानों का ये इत्तेहाद उनके आगे कितना बड़ा खतरा बन सकता है। चौथा हिस्सा, थियोडोर हर्जल को 2 टोक इनकार। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े क्लाइमेक्स की तरफ।
वापस चलते हैं उसी साल में जहां से हमने बात शुरू की थी, 1901। उस वक्त सोन्योनी तहरीक यानी ज़ायनिस्ट मूवमेंट बहुत तेज़ी से उभर रही थी और इसका बानी थियोडर हर्जल एक बेहद बड़ा और ख़तरनाक मंसूबा लेकर सीधा सुल्तान के इस्तांबुल वाले महल में पहुंच गया। आइए बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखते हैं कि इस वक्त दांव पर क्या लगा था। एक तरफ थियोडोर हर्जल की बहुत ही कशिश भरी पेशकश थी। वो खिलाफत उस्मानिया के उन तमाम पहाड़ जैसे कर्जों को उतारने के लिए तैयार था जिन्होंने मुल्की माईशत का गला घोंट रखा था, और उसके बदले में उसे सिर्फ फलस्तीन में यहूदी आबादकारी की इजाजत चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ था सुल्तान का वो तारीखी बेमिसाल इनकार। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि ये ज़मीन किसी की मिल्कियत नहीं बल्कि उम्मत की अमानत है, अंबिया की सरजमीन है और मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। ज़रा गौर करें, ये फैसला सिर्फ सियासत नहीं थी, ये इनका एक पुख्ता अकीदा था। जैसे ही ये इनकार हुआ, साजिशों का दायरा और भी तंग हो गया। यूरोपियन अखबारात ने सुल्तान के खिलाफ एक शदीद प्रोपोगंडा मुहिम शुरू कर दी। उन्हें सारी दुनिया के सामने एक जालिम और आमिर बनाकर पेश किया गया। हालांकि हमारे ज़राए वाज़े तौर पर बताते हैं कि सुल्तान दरअसल खिलाफत को बचाने की आखिरी और मुश्किल तरीन जंग लड़ रहे थे। उन्हें कोई ज़ाती इक़्तिदार का लालच नहीं था, लेकिन उस वक्त इंटरनेशनली उन पर दबाव अपने उरूज पर था। 5वां हिस्सा, जलावतनी और लाजवाल मेराज। अब हम इस अजीम हुक्मरान की जिंदगी के आखिरी और कुछ उदास कर देने वाले सालों की तरफ बढ़ते हैं। बैरूनी दबाव तो था ही, लेकिन अब अंदरूनी साजिशों ने भी सर उठाना शुरू कर दिया था जिन्हें बैरूनी ताकतें हवा दे रही थीं, और बिलाखिर उन्हीं चीज़ों ने इस मोहतात और ज़हीन सुल्तान के दौरे हुकूमत का आखिरी बाब लिख दिया। ज़वाल के सफ़र को तेज़ी से देखें तो 1908 में यंग तुर्क के नाम से एक जिद्दत पसंद तहरीक उभरी जिसका मकसद सुल्तान के इख्तियारात छीनना था। फिर 1909 का वो अफसोसनाक दिन आया जब उन्हें मौजूल करके जलावतन कर दिया गया। बताया जाता है कि जब वो इस्तांबुल छोड़ रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, मगर जुबान पर एक भी शिकायत नहीं थी। उन्होंने अपनी जलावतनी के साल बिल्कुल तन्हा इबादत में गुजारे। फिर 1917 में वो सानिहा हुआ जिसका उन्हें सबसे ज़्यादा खौफ था। बरतानवी फ़ौजों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया और ठीक उसके एक साल बाद 1918 में सुल्तान इस दुनिया से रुखसत हो गए। जलावतनी की इस तन्हाई में जब 1917 में सुल्तान तक ये खबर पहुंची कि बरतानवी फ़ौजें बैतुल मक़दस में दाखिल हो चुकी हैं, हाँ वही जगह जिसका सौदा करने से इन्होंने 1901 में इनकार किया था, तो उनका दिल बिल्कुल टूट गया। कहते हैं कि उनकी आंखों से बेअख्तियार आंसू बह निकले और उन्होंने बहुत ही धीमी दर्द भरी आवाज़ में कहा, अगर मैं इख्तिदार में होता तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं थे, ये एक ऐसे शख्स की थी जिसने अपनी सारी ज़िंदगी एक अजीम मकसद के लिए वक्फ कर दी थी। और अब इस जायजे के बिल्कुल आखिर में एक बेहद अहम सवाल हमारे सामने आता है। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी तो 1918 में गुजर गए, लेकिन क्या उनकी कहानी वहाँ ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं। एक सदी से भी ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद आज भी जब बैतुल मुक़द्दस या फ़िलिस्तीन का जिक्र आता है तो उस तन्हा सुल्तान का वो तारीख़ी इनकार आज की आलमी सियासत में पूरी शिद्दत से गूंजता है। उन्होंने दौलत के पहाड़ ठुकरा दिए मगर अपने उसूल नहीं बेचे। तो सवाल यह है कि तारीख़ के इस एक लम्हे, इस एक फ़ैसले ने आज की मॉडर्न दुनिया और सियासत को किस हद तक तश्कील दिया है? ये वाकई एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं तारीख़ कभी किसी को फरामोश नहीं करती।